बच्चों हीट कैपेसिटी के बाद हमारे पास आता है लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हमारे पास 3 लॉ है, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ। एक्चुअली क्या है, ये मेन लॉ थे फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ये फर्स्ट लॉ पहले आए, उसके बाद हम लोगों को एक लॉ और निकला, उसको हमने बोल दिया जीरोथ लॉ। तो जीरोथ लॉ क्या बोलता है, इफ ए बॉडी ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद बॉडी सी। क्या बोल रहा है कि अगर एक बॉडी ए थर्मल इक्विलिब्रियम के साथ है, सी के साथ, थर्मल इक्विलिब्रियम है सी के साथ, कहने का मतलब इसका जो टेम्परेचर है T1 है, इसका भी टेम्परेचर क्या होगा T1। कह रहा है कि दोनों का सेम टेम्परेचर है। एंड ए बॉडी बी इज आल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद बॉडी सी। कह रहा है कि ऐसे ही कि एक बॉडी बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम के साथ है, यानी कि दोनों का टेम्परेचर बी और सी का भी क्या है, सेम। तो ये बोला देन बॉडी ए एंड बी विल आल्सो बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। ये बोल रहा है कि ए सी के साथ है और सी बी के साथ है थर्मल इक्विलिब्रियम, तो ए और बी भी आपस में क्या होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। तो इस लॉ को बोलते हैं हम जीरोथ लॉ, और ये तो ट्रू है, ये नेचर में होता है। देखो क्या हुआ, इसका हम समझने की कोशिश करते हैं कैसे। ये एक ह्यूमन बीइंग है, ये थर्मामीटर है, हमने क्या किया, अपना टेम्परेचर मेजर किया थर्मामीटर से। तो थर्मामीटर पे हमें एक वैल्यू दिखाई दी 98 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर जो थर्मामीटर में दिखा रहा है 98, इस हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है 98, थर्मामीटर पे कितना दिखा रहा है 90। इसका मतलब ये दोनों के दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में। ऐसा नहीं हो सकता कि हमारा बॉडी के अंदर टेम्परेचर 100 डिग्री और थर्मामीटर पे 98 दिखा रहा है, नहीं। उस टाइम पे दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में। अगर हमारा टेम्परेचर कम होगा तो थर्मामीटर में भी वो टेम्परेचर कम आएगा, अगर हमारा इंक्रीज हो गया तो थर्मामीटर में भी कैसे ज्यादा। ये पर्सन ए था, उसका 98 दिखा रहा है थर्मामीटर। उस थर्मामीटर को हमने एक पर्सन, बॉडी पर्सन था बी, उस बी के साथ देखा, तो बी के ऊपर भी जो टेम्परेचर थर्मामीटर पे है वो कितना है 98। इसका मतलब अब बी और सी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम पे है, ए और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम। इसका मतलब क्या हुआ, अब ए और बी का भी तो टेम्परेचर सेम है, दोनों का भी टेम्परेचर क्या होगा 98। इसका मतलब ए एंड बी विल आल्सो बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। यही था जीरोथ लॉ। इसके बाद हमारे पास आता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखो फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नोर कैन बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। कह रहे कि हम ना तो एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं, ना तो हम बना सकते हैं, ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट। लेकिन दो ही वे होती हैं, दो ही फॉर्म है एनर्जी को कन्वर्ट करने की। वो कौन सी थी, हीट एंड वर्क। हम एनर्जी को हीट की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं या आइदर वर्क की फॉर्म में। अदरवाइज जो डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी थी हमारे पास, लाइट एनर्जी है, हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी थी, हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी, उनको एक दूसरे में हम दो ही वे से कन्वर्ट कर सकते हैं, आइदर हीट है और आइदर लाइट। तो कह रहे हैं ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना क्रिएट कर सकते हैं, बट हम उनको क्या कर सकते हैं, केवल चेंज। इसका एप्लीकेशन क्या है, देखो अगर हम नॉर्मल देखते हैं कि हमारे पास एक डैम था, डैम के अंदर क्या हमने वाटर कलेक्ट किया, वाटर के अंदर क्या होती है, जब वो हाइट पे था तो mgh उसकी कुछ हाइट पे होगा, उसका मास होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स उस पे लग रहा है, उसकी क्या थी, कुछ पोटेंशियल एनर्जी। फिर हमने उस डैम से वाटर को फॉल करवाया, जब वो गिरेगा तो उसके पास क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। इस काइनेटिक एनर्जी से क्या हुआ, हमारे पास टरबाइन लगा रखे थे, उसकी फैन के ऊपर उसके टरबाइंस पे गिरा, टरबाइंस पे गया तो उसके क्या हुआ, फैन रोटेट हुए, तो उससे क्या उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, उसके अंदर उसके मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। वहां पे क्यों, क्योंकि उसने काम किया टरबाइंस को रोटेट करने में। अब वो रोटेट करेगा, उसके बाद रोटेट होने से क्या हुआ, उस मैकेनिकल एनर्जी को हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया। अब उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम अलग अलग फॉर्म में यूज कर सकते हैं। उस इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैं वापस से मैकेनिकल एनर्जी की फॉर्म में यूज कर सकता हूं। मैकेनिकल एनर्जी क्या, उससे मैं अपनी कार चला सकता हूं, कार चलेगी तो क्या होगा, मैकेनिकल एनर्जी होगी मेरे पास। अगर उससे मैंने अपने बल्ब को दिया तो बल्ब जला, तो उससे क्या हुआ, हमारे पास लाइट और फिर हीट होगी, तो ये वापस से एनर्जी। या उसको मैंने क्या किया, हमारी बैटरी को रिचार्ज किया, इस लाइट से बैटरी करूंगा तो मेरे पास क्या है, केमिकल एनर्जी। उस केमिकल एनर्जी को मैं वापस से यूज कर सकता हूं अपने मोबाइल में या दूसरे काम के लिए। जब मैं वापस से करूंगा तो इस बैटरी वाली केमिकल एनर्जी को मैं वापस से लाइट एनर्जी में भी यूज कर कन्वर्ट कर सकता हूं, जैसे कि हम इन्वर्टर के अंदर करते हैं। या फिर इसको मोबाइल को बैटरी को रिचार्ज किया, उससे फिर हमें हीट और लाइट फिर कन्वर्ट हो गया। ऐसे ही हमारे पास सन से लाइट आई, देखो लाइट आई तो ये लाइट एनर्जी की फॉर्म में रेडिएशन आती है। प्लांट ने क्या किया, उसको यूज किया और फोटोसिंथेसिस किया। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में उसने क्या किया, फूड को बनाया अपने। जब वो फूड बना तो फूड के अंदर हमारी जो एनर्जी थी, लाइट किसकी फॉर्म में होगी, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगी, क्योंकि उसके अंदर क्या, जब उसने ग्लूकोज बनाया तो वहां पे क्या था, बोन्स थे। बोन्स के अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगी। उस पोटेंशियल एनर्जी यानी फूड को हमने खाया,
प्लांट्स को हमने खाया, तो ये जो उसकी जो एनर्जी थी बोन्स के अंदर, जो ग्लूकोज के अंदर थी, उससे हमें क्या मिली? एनर्जी। उस एनर्जी को हमने क्या किया? अब डिफरेंट वर्क करने में यूज किया। जब हम काम करेंगे तो क्या होगा? मैकेनिकल एनर्जी। उस मैकेनिकल एनर्जी को भी हम अलग अलग वे में क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। ये तो सिंपल था, हमें दिख रहा है कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। लेकिन बच्चे क्या हुआ, जो मेन डिफिकल्टी आती है वो आती है कि हमारे पास जो फर्स्ट लॉ बोलते हैं, इसका एक्सप्रेशन आता है जो हमने लिखा था, डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, या डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू माइनस पी डेल वी, या डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस पी डेल वी। ये आता है, ये बोलता है कि हमारे पास जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो क्या हो गया? हीट प्लस वर्क डन बाय द सिस्टम या वर्क डन ऑन द सिस्टम। ये हमारे पास फर्स्ट लॉ का एक्सप्रेशन है। तो हम इसका देखते हैं, इसका एप्लीकेशन क्या है। ये तो हमने देख लिया इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कौन सा किस में चेंज हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो अब इसकी एप्लीकेशन क्या है, जो हम फर्स्ट लॉ को कहां कहां अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें हम इक्वेशन का क्या कर सकें? यूज। तो हम इसकी एप्लीकेशंस देखते हैं, इसकी क्या क्या एप्लीकेशंस है जहां पर हम इसको अप्लाई कर सकें। एप्लीकेशन करते हैं, लाइक फर्स्ट इज मेकिंग आर्टिफिशियल स्नो। हम जो आर्टिफिशियल स्नो बनाते हैं उसके अंदर हमारा फर्स्ट लॉ काम करता है। देखो क्या हुआ, हमारे पास मशीन है, उस मशीन के अंदर एयर होती है और वाटर वेपर होते हैं, जिसको हम हाई प्रेशर के ऊपर रखते हैं। फिर हम इसका एक्सपेंशन करवाते हैं। एक्सपेंशन का मीनिंग है अब हाई प्रेशर से हम इसका वॉल्यूम एक्सपेंड करवाते हैं गैस का। और कब होगा? जब ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर वाले एरिया में जाएगा। तो इसी के अंदर क्या होगा? उसका एक्सपेंशन करवाते हैं, एक्सपेंड होगा। तो ये हाई प्रेशर से हम लो प्रेशर में करेंगे, उसका वॉल्यूम एक्सपेंड होगा। और जब वॉल्यूम एक्सपेंड होता है तो उस टाइम के ऊपर देर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, यानी कि जितनी इनका इतनी फास्ट हम एक्सपेंशन करवाते हैं कि जो बाहर से जो इसका इन्वायरमेंट है हमारा, वहां से कोई हीट ना तो सिस्टम में जा सकती है मशीन में, और ना ही ये हमारा सिस्टम हो गया, और ना ही हमारे सिस्टम से सराउंडिंग में जा सकती है। अगर जब कोई हीट ही एक्सचेंज नहीं होगी तो हमारे पास क्या होगा? क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। जो हीट एक्सचेंज नहीं, अब हमारा ये एक्सपेंड हो गया। अब इसका मतलब क्या? डेल्टा यू क्या था? क्यू प्लस डब्ल्यू। अब क्यू की वैल्यू क्या होगी हमारे पास? 0। तो डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके ऊपर आ गया? W के ऊपर। और ये क्या है? वर्क इज डन बाय द सिस्टम, क्योंकि यहां पे गैस का एक्सपेंशन हुआ, उसका वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, और जो वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है और हमारी गैस का इसका मतलब डन बाय द सिस्टम। अब हमें पता है जब भी हमारा सिस्टम वर्क करता है उसकी एनर्जी डिक्रीज होती है, क्योंकि उसके पास, क्योंकि गैस है तो गैस के पास एक ही एनर्जी होती है, वो होती है काइनेटिक एनर्जी। और जनरली अब क्या हुआ, जब वर्क किया तो इसकी एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज। और एनर्जी कौन सी डिक्रीज होगी? क्योंकि इसके पास एक ही एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, जो मॉलिक्यूल्स के पास है। अब उसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज। और हमें पता है अब जब काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो गई तो हमें पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद टेम्परेचर, या मैं बोल सकता हूं टेम्परेचर इज मेजर ऑफ, हम बोल सकते हैं टेम्परेचर इज मेजर ऑफ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन। हमें पता है कि हमने पहले किया है कि टेम्परेचर होता क्या है? टेम्परेचर कुछ नहीं है, टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी को ही रिप्रेजेंट करता है, वो भी कौन सी? ट्रांसलेशनल। अगर टेम्परेचर ज्यादा है इसका मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेट ज्यादा है, अगर टेम्परेचर कम है तो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल कम है, वो और किसी चीज को रिप्रेजेंट नहीं करता। इसका मतलब क्या होता? काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो गई, और काइनेटिक एनर्जी किसको रिप्रेजेंट करता है? टेम्परेचर को। अब ये टेम्परेचर क्या हो गया? डिक्रीज। और जब टेम्परेचर डिक्रीज हो गया तो क्या होगा? कूलिंग। और तो हम इसको इतना ज्यादा एक्सपेंशन करवाते हैं कि एनर्जी बहुत ज्यादा डिक्रीज होता है। ज्यादा एनर्जी डिक्रीज होगी तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा डिक्रीज होगा, और जो वाटर वेपर क्या हो जाएंगे? फ्रीज। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? आर्टिफिशियल स्नो बनाते हैं। फिर सेकेंड हमारी एप्लीकेशन है लाइक बाइसाइकिल टायर इन्फ्लेशन। हमने क्या किया, जब हम साइकिल के टायर में, हमारी बाइसाइकिल के टायर के अंदर जब एयर पंप करते हैं हमारे पास, तो हमारे पास क्या होता है? थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि हमारा टायर का भी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, और हमारे इस पंप का, जिससे हम हैंड पंप से जिससे हम इसके अंदर एयर फिल कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? जो हमारा एयर पंप था, देखो सब स्टार्टिंग में जब हमने इसमें एयर पंप करना स्टार्ट किया तो हमारा वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। अब क्या हो रहा है? जब हम इसके, देखो हम इसके अंदर एयर फिल कर रहे हैं, इसका मतलब ये हमारा सिस्टम था अभी, तो हम सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहे हैं, दैट की वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। अब हमने एयर फिल की, इसका मतलब हमने सिस्टम पे क्या किया? काम किया। देखो वॉल्यूम तो यहां पे एक्सपेंशन हो रहा है, लेकिन अपने आप एक्सपेंशन नहीं हो रहा जो ऊपर वाले केस में था। यहां पे इस जो एयर थी इसका एक्सपेंशन हो रहा था। यहां पर हम इस टायर का एक्सपेंशन करवा रहे बाय फिलिंग एयर इन इट। तो यहां पर ही हमारा सिस्टम था, अब सिस्टम के अंदर हम वर्क कर रहे हैं बाय फिलिंग एयर। अब क्या हुआ? तो हमारा यहां पे वॉल्यूम तो इंक्रीज हो रहा है यहां पे, लेकिन देखो बच्चे जब हमने इस टायर के अंदर हमारी एयर फिल कर दी तो हमारे पास दो चीजें हैं। जो सन से हमें एनर्जी मिल रही है,
सन से क्या होगा, लाइट आ रही है, वो लाइट इसको क्या कर सकती है, हीट कर सकती है, लेकिन इसके चांस बहुत नेग्लिजिबल है क्योंकि हम टायर में इतनी जल्दी हवा भर देते हैं कि इसका जो सराउंडिंग का जो इफेक्ट होता है वो नेग्लिजिबल होता है। तो क्या हुआ इसका मतलब कि देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, किस इस एयर के टेम्परेचर या के ऊपर इस सराउंडिंग का कोई इफेक्ट नहीं। तो हमारे पास Q क्या हो गया, 0। अब हमें पता है डेल्टा U क्या है, Q प्लस W, Q की वैल्यू क्या होगी 0, क्योंकि सराउंडिंग के हीट का हमारे पर कोई इफेक्ट नहीं है, कोई एक्सचेंज नहीं है, तो डेल्टा U क्या हो गया W, डेल्टा U क्या हो गया W। यहां पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी आ गया, डायरेक्टली इक्वल्स टू क्या हो गया, वर्क डन ऑन द सिस्टम। अब वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या हो गया, जब हम सिस्टम पे वर्क करते हैं तो हमें पता है उसकी एनर्जी इंक्रीज होगी। अगर एनर्जी इंक्रीज हो गई तो क्या वो एनर्जी है, क्या गैस ही है, तो गैस के अंदर एनर्जी कौन सी होती है, काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी, और टेम्परेचर इज मेजर ऑफ काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली, तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, इसलिए तो टेम्परेचर ऑफ पंप और एज वेल एज टायर इंक्रीज हो जाता है। हमें पता है कि जो पंप है इसका टेम्परेचर ज्यादा राइज होता है, क्यों, क्योंकि एक मेटल का बना है और इसके अंदर फ्रिक्शनल फोर्स भी लग रहा है, तो वो भी क्या कर रहा है, हमारे मैकेनिकल वर्क को हीट में कन्वर्ट कर रहा है, तो इसलिए इसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, ज्यादा। और थर्मोडायनेमिक्स का एक थर्ड एग्जांपल हमारे पास है। अगर हम बोले थर्मोडायनेमिक्स एंड वेदर, जो हमारा वेदर है, जो हमारा वेदर होता है उसके ऊपर थर्मोडायनेमिक्स की डायरेक्ट एप्लीकेशन इसके फर्स्ट लॉ की। देखो क्या हुआ, ये हमें कहां दिखाई देता है, ये हमें दिखाई देता है सी एरिया के पास। क्या हुआ देखो बच्चे, हमारे पास एक वाटर है, एक सोइल होता है, तो हम बोलते हैं जो वाटर की हीट कैपेसिटी है वो 4 टाइम्स ज्यादा है। कितने टाइम्स ज्यादा है, 4 टाइम्स। और क्या, हीट कैपेसिटी। ये क्या मीनिंग है इस बात का, देखो हीट कैपेसिटी क्या होता था, अगर मैं एक टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करना चाहता हूं, तो उस टाइम पे जो हम हीट देते हैं, उसके लिए जो हम हीट प्रोवाइड करते हैं उसको हम बोलते हैं हीट कैपेसिटी। अब इसका क्या मीनिंग है कि वाटर की जो हीट कैपेसिटी 4 टाइम ज्यादा है सोइल से। अगर हम बोले कि हमारे पास इक्वल अमाउंट ऑफ सोइल है और इक्वल अमाउंट ऑफ ही वाटर है, अगर मैं 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करना चाहता हूं तो मेरे को वाटर को 4 टाइम ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। अगर मैं इक्वल अमाउंट ऑफ हीट देता हूं तो इसका टेम्परेचर ज्यादा राइज नहीं होगा, लेकिन सोइल का ज्यादा राइज हो जाएगा, क्योंकि यहां पर इसकी हीट कैपेसिटी ज्यादा है। उसका मतलब जब मैं इसको मुझे ज्यादा हीट देनी पड़ेगी कि सेम राइज ऑफ टेम्परेचर हो, लेकिन अगर मैं दोनों को इक्वली दे रहा हूं तो सोइल का टेम्परेचर ज्यादा राइज होता है और वाटर का कम, क्योंकि इसकी हीट कैपेसिटी ज्यादा है, क्योंकि इसको ज्यादा चाहिए था, लेकिन मैं दे कितना रहा हूं, इक्वल अमाउंट। तो देखो क्या हुआ, सन क्या काम करता है, सन हमें हीट प्रोवाइड करता है, ये सभी ऑब्जेक्ट्स को इक्वल हीट प्रोवाइड करता है। हमारे पास सोइल था, ये क्या था, वाटर। वाटर कौन सा है, सी का है, ये सी के पास वाली लैंड की सोइल है। अब क्या हुआ, अब हमें पता है कि जो सोइल था इसकी हीट कैपेसिटी वाटर के कंपैरिजन में कम है, तो सन तो इक्वल अमाउंट ऑफ हीट रेडिएशन दे रहा है, हमारे पास रेडिएशन दे रहा है। अब तो क्या हुआ, जो सोइल होगी इसका टेम्परेचर ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा कंपेयर टू वाटर। जब इसका टेम्परेचर ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा तो जो एयर होगी यहां पर वो ज्यादा हीट हो जाएगी जो इस सोइल के कांटेक्ट में होगी। अगर ये ज्यादा हीट हुई हमारे पास तो इसका टेम्परेचर जो एयर होगी यहां पे क्या हो जाएगा, ज्यादा। अगर टेम्परेचर ज्यादा तो हमने बोल दिया कि एयर क्या होगी, हीटअप होगी। जो एयर हीटअप हो जाती है उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, लेस, और डेंसिटी लेस होने के बाद वो एयर कहां चली जाती है, राइज अप हो जाती है, यानी कि वो नीचे से कहां चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी। लेकिन जो वाटर था इसकी हीट कैपेसिटी ज्यादा थी, तो यहां पे इसका टेम्परेचर कम, तो जिसके ऊपर एयर होगी उसका टेम्परेचर भी कम, यानी कि वो कूलर होगी। अगर कूलर है तो वो कैसी होगी, इसकी हाई डेंसिटी होगी। और यहां पर हमने क्या देखा, जो सोइल वाली थी इसकी डेंसिटी कम, ये ऊपर होगी, तो यहां पर क्या बन गया, वॉइड, एम्प्टी स्पेस हो गई, क्योंकि ये एयर कहां चली गई, ऊपर। तो अब क्या होगा कि जो ये डेंसर एयर है ये क्या करेगी, मूव करेगी टुवार्ड्स सोइल, ताकि इस वॉइड के अंदर इस एम्प्टी स्पेस में आ जाए। तो अब ऐसा होगा, क्या होगा, इट विल मूव टू फिल दिस वॉइड। अगर ऐसा होगा तो हमारे पास सी से सोइल की तरफ क्या चलेगी, एक सी ब्रीज, यानी कि एयर चलेगी, जिसको हम बोलते हैं सी ब्रीज, यानी कि सी की तरफ से ब्रीज चल रही, ठंडी हवा चलेंगी कहां पर, सोइल की तरफ, लैंड की तरफ। इसी को हम बोलते हैं सी ब्रीज इन डे टाइम, यानी कि दिन के टाइम पे क्या होगा, हमारे पास ठंडी हवाएं चलेगी जो कि समुद्र से किस साइड आएंगी, हमारे जमीन की तरफ आएंगी। लेकिन रात को इसका अपोजिट होता है। रात को इसका अपोजिट किस लिए हो जाएगा बच्चे, अब देखो जब रात को क्या होगा, हमारे पास जो सोइल ने हमारी एनर्जी अब्जॉर्ब की थी वो रेडिएशन की फॉर्म में एमिट करेगा, ऐसे जो वाटर ने था वो भी क्या करेगा, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन एमिट करेगा एनर्जी को। अब क्या हुआ, इसका टेम्परेचर ज्यादा था हमारे पास,
तो रात को क्या करेगा, ये ज्यादा एनर्जी एमिट करेगा, ये ज्यादा ठंडा हो जाएगा कंपेयर टू वाटर। तो अब ये सोइल थी तो ये ज्यादा एनर्जी एमिट करेगी, ज्यादा रेडिएशन एमिट करेगा हमारे पास, तो इसका टेम्परेचर रात को क्या हो जाएगा, सोइल का टेम्परेचर ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा। अगर सोइल का टेम्परेचर डिक्रीज हो गया तो इसके ऊपर जो एयर होगी वो क्या हो जाएगी, वो ज्यादा ठंडी रहेगी, वो कूलर एयर होगी। लेकिन जो वाटर के ऊपर था, अब इसका ज्यादा डिक्रीज नहीं हुआ, तो इसके जो वाटर के ऊपर जो एयर रहेगी उसका जो टेम्परेचर है वो सोइल वाली से क्या होगा, ज्यादा। तो हम बोलेंगे जो वाटर के ऊपर एयर वो क्या हो जाएगी, हीट अप हो जाएगी। अगर उसकी वो थोड़ी सी कंपेयर टू सोइल हीट अप होगी तो लाइटर हो जाएगी, लाइटर होगी तो क्या आ जाएगी, ऊपर चली जाएगी। और वाटर के ऊपर क्या बन जाएगा, मेरे पास सी के ऊपर है वहां पे वॉइड। तो अब जो हमारी कूलर एयर थी जो लैंड के ऊपर थी वो क्या करेगी, मूव करेगी कहां से, सोइल से सी की तरफ, इस वॉइड को कवर करने के लिए। तो अब रात के टाइम पे हमें क्या पता चलता है कि हमारे पास लैंड ब्रीज चलती हैं, जो कि क्या है, लैंड से यानी कि जो हमारी सोइल से किस साइड जाएगी, समुद्र की तरफ जाएगी। तो यानी कि अपोजिट हो जाता है, जो दिन में प्रोसेस होता है उसके क्या हो गया, अपोजिट हो गया। फिर इसका एक लास्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल हमारे पास है जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर होता है, और ये बायोलॉजिकल सिस्टम में हमारी बॉडी के अंदर होता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब डाइजेशन से हम बात करते हैं। देखो अगर हम ह्यूमन बीइंग हैं ऐसे, ये हो गया, तो हमारे पास हमें पता है डेल्टा यू हमारी एनर्जी क्यू प्लस डब्ल्यू हमने बोल दिया, कह रहा कि हमारी बॉडी में कुछ एनर्जी है, उसी एनर्जी से हम काम कर सकते हैं। तो जो ह्यूमन बीइंग है वो क्या करेगा, हीट भी क्या करता है, हमारे पास अगर अब ज्यादा टेम्परेचर ज्यादा गर्मियों में तो हमें पसीने आ जाएंगे हमारे पास, हम तो क्या होगा, हम हीट कि हमारे पास क्या होगी, जो बॉडी क्या होगी, हीट लॉस्ट करेगी हमारी। सेकंड, हम कुछ मैकेनिकल वर्क करेंगे। वर्क कौन सा, मैकेनिकल वर्क, क्योंकि अगर हमारे पास एनर्जी, हम पढ़ेंगे लिखेंगे या खेल रहे हैं, कोई भी हम काम कर रहे हैं अपना, तो मैकेनिक। तो हमारी हम एनर्जी को, जो बॉडी की एनर्जी है उसको दो टाइप से यूज कर सकते हैं। क्या तो हम उसको लॉस्ट कर दें इन द फॉर्म ऑफ हीट, या हमारी बॉडी से क्या करते हैं, मैकेनिकल वर्क। जब हम हीट लॉस्ट कर रहे हैं तो ये भी डिक्रीज हो रहा है, और जब वर्क डन करते हैं बाय द सिस्टम करा तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो क्या हुआ, अगर ऐसे सारी की सारी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी तो हम तो मर जाएंगे, हमारे पास एनर्जी नहीं बचेगी। तो हम क्या करते हैं, तो एक्चुअली इस इंटरनल एनर्जी को हमने बोला था कि हम इंक्रीज करते हैं रेगुलरली, कैसे, बाय फूड इनटेक। क्या हुआ, जब हमने फूड लिया तो हमने क्या किया, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। अगर हमने क्या किया, फूड लिया, फूड के अंदर हमारे पास केमिकल एनर्जी थी, उस केमिकल एनर्जी को हमने यूज किया, तो हमारे पास क्या हुआ, ये हमारी इंटरनल एनर्जी को क्या करता है, इंक्रीज। क्योंकि जब वर्क होता है तो इंटरनल एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज। तो ये फर्स्ट लॉ है। देखो हमारी बॉडी Q प्लस डब्ल्यू कर रही है तो हमारी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होनी चाहिए, लेकिन हम इसको मेंटेन कैसे रखते हैं, हमें उसके लिए रेगुलरली क्या लेना पड़ता है, फूड से हमारी क्या हो जाएगी, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज। तो जो हम एनर्जी लॉस्ट कर रहे हैं यहाँ पे उसको वापस से ले रहे हैं। ऐसे ये सेम प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस के अंदर। तो एक्चुअली ये था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की एप्लीकेशंस। ऐसी बहुत ज्यादा एप्लीकेशन